कैपेसिटर का आज लास्ट क्लास होगा, आज कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे। फिलहाल अगर हम देख रहे हैं तो कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास और लास्ट में एक टेबल बनाए थे और उसमें लिखे थे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं दो केसेस में, एक बैटरी कनेक्टेड रहेगा तब और एक बैटरी डिसकनेक्टेड रहेगा तब। यानी कि बैटरी जब डिसकनेक्टेड था तब हम चार्ज कर दिए थे कैपेसिटर को और फिर डाइलेक्ट्रिक पुट करे थे। तो देखे थे कि कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं कैपेसिटर पे, और बाकी सब जो भी चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, फिर एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल चार्जेस, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हमारा कि अगर हम देख रहे थे कि फोर्स एक्टिंग ऑन dielectric when it is slowly inserted between the plates। अगर हम प्लेट्स के बीच में, ठीक है, अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लोली स्लोली उसमें पुट करते हैं तो एक फोर्स लगेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास ये ऐसे दो प्लेट्स हैं, ठीक है। ऐसा दो प्लेट्स दिया रहता है कैपेसिटर में, इस पे हम मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज। तो हम जानते हैं कि इस पे क्यू चार्ज मान लेते हैं पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा कुछ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है। बीच में यूनिफॉर्म रहता है और दोनों तरफ सरफेसेस पे थोड़ा सा ब्लजिंग आउट होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज जो बोल रहे हैं इसको फ्रिंजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंजिंग, ठीक है। फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आउटसाइड में होता है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें हम स्लोली स्लोली अगर कोई एक डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं, यानी कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास जिसको हम इसमें ऐसा पुट करें, तो हमको क्या दिख रहा है कि डाइलेक्ट्रिक पे इंडक्शन के कारण इस वाले सरफेस पे ऐसा माइनस चार्ज आएगा और इस वाले सरफेस पे ऐसा प्लस चार्ज आएगा। और हमको दिख रहा है कि अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस पे भी एक फोर्स लगेगा और प्लस पे भी फोर्स लगेगा। डायरेक्शन अगर देखो ध्यान से तो डायरेक्शन जो है हमारा नेट जो फोर्स होगा इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। माइनस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर की तरफ लगेगा, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे इधर लगेगा। अब दोनों के कारण अगर हम देख रहे हैं तो एक एफ नेट जो है इस नीचे की तरफ लगेगा और राइट, दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को टू प्लेट्स के बीच में अगर ला देते हैं स्लोली, अगर हम उसको पुट करना चाहते हैं तो जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर डालें तो ये क्या हो रहा है कि एक फोर्स लगा जो इसको अंदर की तरफ ऐसा खींचने का कोशिश करेगा। तो वही हमको पता करना है कि ये फोर्स कितना होगा, यानी कि एफ नेट कितना लग रहा होगा, ये हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को दो कैपेसिटर्स के बीच में, कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं उसके बीच में अगर हम पुट करते हैं तो एक फोर्स लगेगा या नीचे की तरफ। ये ऐसा क्यों लग रहा है, तो इस फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। अगर हम अंदर की बात करते तो अगर अंदर कोई प्लेट होता तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता, वर्टिकली कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे सरफेस पे फ्रिंजिंग होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसा शेप बनाएगा, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक नेट अंदर की तरफ फोर्स लगता है। यानी कि हम इस डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा पुट करके छोड़ेंगे तो इस फोर्स की वजह से वो पूरा अंदर चला जाएगा खुद ब खुद, अगर ये पूरे सरफेसेस को स्मूथ एज्यूम करते हैं तो, ठीक है।
इतना बात अगर क्लियर है तो हमको यही पता करना है कि एफ नेट लग कितना रहा होगा। इतना बात समझ आया कि एफ नेट लग रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये एफ नेट हमसे यहाँ पे एक सवाल अगर थ्योरेटिकल में पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि प्लेट्स है, हम लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्सेस इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक है तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो इसके कारण इधर फोर्स और इसके कारण इधर फोर्स, तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। तो फिर फोर्स कहाँ से लग रहा है? तो हम बोलेंगे कि ये जो फ्रिंजिंग हो रहा है इसकी वजह से ये फोर्स लगता है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से अंदर चला गया तो उस समय इस पे एफ नेट जीरो हो जाएगा। ये कब लगता है? तो जब हम उसको इंसर्ट कर रहे होंगे या फिर जब उसको हम रिमूव कर रहे होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये फोर्स तभी लगेगा जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे होंगे या फिर उसको रिमूव कर रहे होंगे, क्योंकि ये बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ये फ्रिंजिंग जो हो रहा है, इसकी वजह से लग रहा है। अगर उसको पूरा हम सेट कर चुके हैं ऐसा, तब इस पे फोर्स इधर की तरफ और इस पे फोर्स इधर की तरफ और नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक पे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे मेन पर्पस है ये फोर्स कितना लग रहा होगा उसको फाइंड करना। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्रिंजिंग है, उसका जो इक्वेशंस है कॉम्प्लिकेटेड है, हमको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग एनर्जी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी मेथड इसलिए कि हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, और मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं तो इसको ब्रेक मॉडुलस के अंदर में रख सकते हैं। ये चीज फोर्स होता है हमारा। तो इस रिलेशन से अगर हम यहाँ से डी यू फाइंड कर ले, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो रहा है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा होगा। तो वही हम एनर्जी मेथड यूज करेंगे दोनों केसेस के लिए। पहला जब ये पूरा टोटली बैटरी से कनेक्टेड होगा, और सेकेंड जब सिर्फ चार्ज होगा और बैटरी डिसकनेक्टेड होगा। तो हम देख रहे हैं केस 1, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, अगर कैपेसिटर किसी बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तब कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो हम दो फिगर बना रहे हैं, साथ साथ बनाते चलो। ठीक है, यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक को अभी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक अभी बाहर ही है। ठीक है, के है, इसका भी लेंथ जो है एल है, इसका भी लेंथ जो है एल है, और एरिया बोल रहे हैं एल इंटू बी है। एल इंटू बी कहने का मतलब कि इधर की तरफ अगर देखेंगे तो इधर का जो थिकनेस है वो, जो ब्रेथ है वो बी है, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में डी दे रखा है, ये पोटेंशियल वी है। यानी कि ये सारे चीज़ें हमको डायमेंशंस दे रखे हैं। फिलहाल हम कुछ नहीं किए हैं, और सेकेंड हम फिगर बना रहे हैं, सेम चीज़ था। अब क्या किए कि डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा हम इनसाइड में पुट कर दिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो है थोड़ा सा हम मान लिए कि ऐसा इनसाइड में गया। ठीक है, यानी कि हम मान ले रहे हैं कि एक्स लेंथ इनसाइड में चला गया, तो ये बाहर रहेगा एल माइनस एक्स, और इधर भी ये डिस्टेंस बचेगा एल माइनस एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इतना पार्ट जो है कैपेसिटर का ऐसा बन रहा होगा। बात तो समझ गए होगे कि अभी क्या होने वाला है।
ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका बात कर रहे हैं, एयर में है तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा सी नॉट होगा, और वो लिखेंगे क्या चीज, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिखते हैं, और यहाँ ए जो है एल इंटू बी है, तो एल इंटू बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इसका कैपेसिटेंस कितना लिखेंगे, तुम लोग बताओ, ध्यान से देखो। तो ये एक्स पार्ट जो है डाइलेक्ट्रिक है, ये बाहर है, तो इसका ये जो बाहर है इससे कोई लेना देना है नहीं, हमको इतना ही कैपेसिटर मिल रहा है। और इस कैपेसिटर में दो दो कैपेसिटर्स बन रहा है इस तरीके से कि एक कैपेसिटर ऊपर और एक कैपेसिटर नीचे। थिकनेस जो है डी ही है, और ऊपर वाले डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है जिसका लेंथ ये एक्स है, और इसका लेंथ ये एल है, एल माइनस एक्स। ठीक है, दो कैपेसिटर्स से मिलके ये सी बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में पैरेलल है, तो C1 प्लस C2 के बराबर होगा। अगर हम इसको C1 बोले, इसको C2 बोले। अब तुम लोग बताओ C1 का वैल्यू कितना होगा, बोलो सूरज। यहाँ पे K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बोलो कोई भी। के एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेड तो बी ही रहेगा, लेंथ कितना हो गया एक्स, और ये डी ही रहेगा। क्लियर है। एरिया जब लिखेंगे तो अगर हमको ये प्लेट ऐसा दिख रहा है, यानी कि वो ऐसा प्लेट है, ठीक है, यानी कि ये जो दे रखा है ये बी दे रखा है, और ये जो हाइट है ये एल है, तो यही हमको एरिया लेना होता है। ठीक है, तो अगर ये एरिया लेना है तो हम ये तो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंथ में ही सिर्फ आधा लिए हैं, तो एक्स। एयर में कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट बाकी का एरिया यानी बी इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी जो है कॉमन हो गया, और यहाँ मिल जाएगा के एक्स प्लस एल माइनस एक्स। क्लियर है। हम क्या किए हैं कि पहले जब ये जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा ये बाहर ही है, तब हम इसका सी देख रहे हैं, तो ये पहले से इसका कैपेसिटेंस रहा होगा क्योंकि पूरा में एयर ही। अब एक्स पार्ट इनसाइड कर दिए हैं, यानी कि यहाँ से एक्स पार्ट जो है अंदर रखे हैं किसी भी टाइम टी पे, उस समय हम कैपेसिटर निकाल रहे हैं, तो कैपेसिटेंस इसका इतना आ रहा है। अब एक तो ये इनिशियल था और ये हमारा फाइनल है, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन और इधर का फाइनल कंडीशन। अब हमको क्या निकालना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम सी इसीलिए निकाले क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यू इनिशियल लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ सी नॉट इंटू वी स्क्वायर, जो कि हमको मिलेगा हाफ एल बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी का इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम यू फाइनल निकालते हैं तो आ जाएगा हाफ सी की जगह इस ये वैल्यू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस, यहाँ से हम के माइनस वन को कॉमन ले रहे हैं, एक्स इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल एनर्जी और ये हमारा फाइनल एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी कितना आया, तो चेंज इन हम पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखें, तो हमको 1/2 बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। अच्छा, इसमें हम चेंज क्यों निकाल रहे हैं, जब फाइनल ही है तो एक्स के टर्म में ही आया है, यहाँ तो एक्स के टर्म में ही आया है, किसी भी टाइम टी पे एक्स ही है, तो यही चीज आ गया किसी भी टाइम एक्स पे। अगर हमको एक्स के साथ इसका चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, तो फॉर डी यू बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, सिंपली हमारा चेंज मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, यहाँ से एल तो कांस्टेंट है 0,
k-1 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चीज आया यही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी वी स्क्वायर इंटू k-1। ठीक है, यानी कि अगर हम कैपेसिटर को किसी भी कांस्टेंट वोल्टेज पे अगर उसको इनसाइड डाल रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाई 2d इंटू k-1। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, एक्स पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो एफ इजकल टू क्या आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू वी स्क्वायर k-1। अगर यहाँ से ध्यान दो तो ये एक हमको एक और तरीका मिल रहा है कि कभी भी अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डी यू बाई डी एक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी भी x के लिए निकालें, पूरा के लिए निकालते तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते, लेकिन हम आर्बिट्री किसी x पे लिए हैं तो x के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हमको ये चीज मिला। और यही जो है हमारा क्या है, फोर्स है। यहाँ से पता चल रहा है कि हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये चीज लिखते हैं कि फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, तो एफ ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको F पता चल गया। अगर F पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन। वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, निकाल सकते हैं क्या? तो अगर हम यहाँ से बोले कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ठीक है, तो इतना ही स्लोली स्लोली पुट कर रहे हैं तो यही फोर्स लगाए होंगे। तो वर्क डन जो होता है एफ इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारा एल है, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी एल अपॉन डी वी स्क्वायर इंटू k-1। ये बी एल जो है एरिया है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये हमको दिख रहा है हाफ सी वी स्क्वायर इंटू k-1। याद करो, जब हम लोग जनरली भी निकाले थे वर्क डन बाई एक्सटर्नल या वर्क डन बाई बैटरी तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि जो हम एक्सटर्नल एजेंट इसको पुट करने में वर्क डन होगा उसको हम लोग लास्ट क्लास फाइंड करे थे तो यही चीज आया था कि हाफ सी वी स्क्वायर k-1। ठीक है, तो इससे भी निकालेंगे तो वही आंसर आ रहा है। पहले हम लोग ऐसे ही जनरली निकाले थे तब भी आंसर वही आया था। और ये याद रखना है कि इसमें फोर्स जो लगेगा वो कांस्टेंट लगेगा, इस एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको चाहे तो हम सी के फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, फिलहाल ऐसे याद रखो कि एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, ऊपर नीचे एल एल से मल्टीपल कर लेंगे तो ये हमारा सी बन जाएगा और हाफ सी वी स्क्वायर बाई k-1 इंटू एल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो भी टॉपिक है ये लगभग लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो मिसलेनियस है अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी को हम लोग को करना है। तो एक अब सिर्फ क्वेश्चन ही बच गए हैं, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला, अभी जो टॉपिक किए इसी के बेस्ड हम क्वेश्चन दे रहे हैं। जो हमारा कैपेसिटर है वो अब प्लेट नहीं है, ऐसे डिस्क का बना हुआ है। अभी तक रेक्टेंगुलर हम लोग देख रहे थे, इसमें ऐसा डिस्क है, यानी कि अगर हम इसको साइड वाइज बनाएं तो ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये इन दोनों का बीच का दूरी d, इसका रेडियस जो दे रखा है वो r है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसके सेंटर से ही, मतलब जो अंदर में, ये हमारा दो प्लेट्स हो गया, बस इतना लिख लो, ये रेडियस r है। दोनों के बीच का दूरी d है। इसको हम एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं।
ठीक है, ये पोटेंशियल भी है अ मूवेबल डाइलेक्ट्रिक is inserted between plates whose shape is similar to plates, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, and can rotate about पॉइंट O। ठीक है, ऐसा प्लेट है, अगर हम बोल रहे हैं कि इस प्लेट का जो है एक ही फेस बनाया है, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक दिखाने के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक जो है ऐसा है, ठीक है, यानी कि ऐसा, ठीक है, यानी कि इतना दूर ये डाइलेक्ट्रिक है, पीछे वाला जो था हमारा डिस्क था। ये मान लेते हैं कि इसको हम किसी एंगल थीटा से रोटेट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक है, ये प्लेट्स जो पहले हम वाइट से बना रखे हैं वो हमारा प्लेट है, और ऊपर जो हम बना रखे हैं ये चीज, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक, जो कि इस दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे रोटेट कर सकता है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक रोटेट बाय एंगल फाई, एंगल थीटा कर लो। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखाने में बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा फिगर से समझाएं। यहाँ पे दो प्लेट्स है, और वो प्लेट्स जो है अब हमारे रेक्टेंगुलर प्लेट जैसे नहीं है, ऐसा डिस्क शेप का है। इसके अंदर में, इन दोनों प्लेट्स के अंदर में एक इसी शेप का डाइलेक्ट्रिक पूरे जो है फिल कर ले रहा है, वो डाला गया है। ठीक है, यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका भी थिकनेस डी ही है। अब क्या कह रहा है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक है इस पॉइंट ओ, यानी कि इन दोनों के सेंटर से वो रोटेट कर सकता है। तो हम इस डाइलेक्ट्रिक को अगर एंगल थीटा इस पोजीशन पे रोटेट कर रहा है, तो इतने पोजीशन पे जब रोटेट किया है तो इस समय इस पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ही बोलते हैं, वही चीज पता करना है। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो सुमन, शिवम। यस सर। ठीक है, इसमें जो पिछला हम यूज किए कंसेप्ट वही कंसेप्ट यूज होगा। थोड़ा सा हिंट दे दे तो चेंज इन जो एनर्जी आएगा वो रोटेशन है, तो टॉर्क इनटू डी थीटा होगा। यानी कि यहाँ पे डी यू बाई डी थीटा करेंगे तो हमारा टॉर्क हो जाएगा। चलो तुम ही लोग बताओ और हम लिखते हैं, ठीक है, साथ साथ करते हैं। सबसे पहले सी नॉट, यानी कि कैपेसिटर, कैपेसिटेंस लिख देते हैं डायरेक्ट, बिफोर इंसर्शन। अगर हम इंसर्ट नहीं किए हैं तब का कैपेसिटी सी नॉट क्या होगा, बोलो।
हमारा होता है ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही होता है। जब हम कुछ भी इंसर्ट नहीं किए हैं तो इस प्लेट का एरिया कितना आएगा, बोलो बोलो। मतलब पार्टिकुलर नाम लेना पड़ेगा ना, तुम ही बोलो। डिस्क है, सेमी सर्कुलर है, आधा डिस्क है, सेमी डिस्क कह सकते हैं इसको, तो एरिया कितना हो जाएगा? अनुज, पाई आर स्क्वायर बाई 2। मतलब नाम लेना ही पड़ेगा ना। टोटल अगर आता है ये पूरा रहता है तो पाई आर स्क्वायर, आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अब हम डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, यानी कि अब हम बोल रहे हैं कि ऐसा हमारा ये प्लेट था, ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है वो इसी पोर्शन में है, ऐसा, ठीक है। यानी कि ये वाला इतना पोर्शन जो दिख रहा है, ये पोर्शन ही सिर्फ हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा, और इतना पोर्शन में क्या होगा, एयर। इसके पीछे भी एक है, 2D में बना रहे हैं, थोड़ा सा समझो, ठीक है। यानी कि जो हमारा कैपेसिटर बन रहा है, कैपेसिटर में इतना एरिया वाला, इतना जो से डैश्ड रीजन है, इतना में डाइलेक्ट्रिक होगा, और जितना ये है जहाँ पे हम कुछ नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे एयर फील्ड होगा। और हमको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल कैपेसिटर्स बनाएंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट में होता था तो ऐसा, हम जैसे पीछे में भरे तो ये दोनों पैरेलल बनते थे, वैसा ही यहाँ भी कुछ हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर एक और ऐसा ऊपर प्लेट होगा, तो ये जितना डेस्ट पार्ट है उतना में डाइलेक्ट्रिक है, और जितना नहीं है उसमें नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। तो अगर हम सी अब लिखना चाहते हैं फाइनल एट एनी एंगल थीटा, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे जब रोटेट करा होगा तब हम सी लिखना चाहते हैं, तो ये हमको दिख रहा है कि C1 प्लस C2 के बराबर होगा, ठीक है। तो C1 कितना होगा, यानी जितने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है उसको हम C1 बोल रहे हैं, और C2 बोल रहे हैं ये एयर वाला, ठीक है। तो C1 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का दूरी d। मेन है हमको यहाँ एरिया लिखना, एरिया क्या होगा, बोलो, इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया, तो उसका भी एरिया आ जाएगा। इसका एरिया बताओ क्या होगा, एंगल फाई है। 8 9 10th में बहुत ऐसे एरिया एरिया खेले होगे, कभी गाय को चराते थे, कभी कुछ भी। बोलो इसका एरिया कितना होगा, किसी भी आर्क है सर अगर, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा। क्या बोल रहे, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई थीटा। पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई और ऊपर में इंटू थीटा। थीटा बाई 2 पाई। हम्म। हाँ, तो यहाँ से पाई बाई कट जाएगा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ठीक है। जैसे आर्क रहता है ये, अगर ये थीटा आर्क है, ये रेडियस आर है, तो 2 पाई के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, तो थीटा के लिए क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2 पाई, पाई पाई गया तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अगर ये सबको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो जान लो कि अगर आर्क रहता है तो हम ऐसा इसका एरिया देंगे। अगर इसका एरिया ये आया तो इस डैश्ड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पहले था माइनस आर स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे लिख लेंगे।
तो ये आ जाएगा हमारा कितना, पाई/2 माइनस थीटा/2 आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इसका लिख लेंगे एयर वाले का, तो एयर में तो के रहेगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट एरिया इसका, तो यहाँ से तो आर स्क्वायर थीटा/2 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी आर स्क्वायर 2d कॉमन हो जा रहा है, यहाँ बच रहा है के पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, यही बच रहा है। हाँ या ना तो बोलते रहो। अच्छा, सब सो सो के पढ़ रहे क्या, एकदम सो लिए हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसा ही क्या? बोलो। नहीं सर, मूवी नहीं देख रहे। तो बोलना चाहिए ना कि सॉल्व कर रहे हो, तो मेरे से जल्दी करना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, ये आ गया हमारा सी। अगर सी आ गया तो हमारा ये पहले सी नॉट इतना था, फाइनली सी हमारा ये आया, के पाई इंटू थीटा कॉमन ले लिए तो 1 - के बचा। तो अब हमको क्या करना है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, क्योंकि थीटा तो हमको स्मॉल दे नहीं रखा है, तो इतने पे निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो डेल्टा यू अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं इनिशियल एनर्जी कितना होगा और फिर फाइनल। सो यू इनिशियल इजकल टू हाफ, बैटरी से कनेक्टेड है यानी कि वी स्क्वायर इंटू सी लिखेंगे, तो वी स्क्वायर इंटू सी कितना हो जाएगा, तो लिख लेंगे हाफ वी स्क्वायर, सी का वैल्यू ऊपर से इतना आ रहा है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2d। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बस डरा देखने के लिए डराने डरावने लगते हैं, बाकी अगर तुम पेन चलाओ तो इसमें कुछ रहता है नहीं। 1/2 v² सी, ये आ जाएगा 1/2 v², और ये हम सी का वैल्यू रख लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2d के पाई प्लस थीटा 1 - के। ठीक है, और हम जानते हैं कि टॉर्क इंटू थीटा जो होगा वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करके रख लो, तो ये कितना आ जा रहा है, वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2d हमको कॉमन दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर से नीचे 4 कॉमन दिख रहा है, वहां से बच जाएगा पाई के पाई प्लस थीटा 1 - के माइनस पाई, इतना ही बच रहा है। बोलो। यस। अच्छा, क्वेश्चन में है कि पूरा है उसके बाद थीटा रोटेट करा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये के होगा, पहले तो था उसमें के बाद थीटा रोटेट करें। ठीक है, ऐसा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस बिफोर रोटेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे के आ जाएगा, ये भी के रहेगा, तो ये इससे गया, तो वी स्क्वायर, इसके बाद बस सॉल्व करके लिख लेना है। 4d खतरनाक भले ही दिख रहा है, लेकिन हमारे इस सब क्वेश्चन में कुछ रहता है नहीं।
टॉर्क हमको पूछना था, ये टॉर्क थीटा के बराबर है, यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारा टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हमसे, फोर्स या टॉर्क पूछ रहा हो किसी भी कंडीशन में, तो हमको ये चीज़ मेथड करना पड़ेगा। फोर्स पे डायरेक्ट मत ध्यान देना, क्योंकि फोर्स कैलकुलेट करने में हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्ट एनर्जी लिखना है और चेंज लिखना है। ठीक है, टॉर्क के केस में टॉर्क थीटा इजकल टू डेल्टा यू, क्योंकि हम जानते हैं जब रोटेशन हो रहा होता है तो डी यू बाई डी थीटा इजकल टू टॉर्क आता है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चंस में यहाँ बैटरी से कनेक्टेड रखे हैं, तो बैटरी से कनेक्टेड है तो वी होगा। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है तो वी है, कांस्टेंट है इसलिए हम हाफ वी स्क्वायर सी नॉट यूज किए या हाफ सी वी स्क्वायर का। कभी कभी कह देगा कि इस पे चार्ज दे रखा है लेकिन बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट रहता है, ये हम बात जानते हैं, तो सी तो यही फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ जब हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो वहां हम लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट रहेगा वो फार्मूला यूज करेंगे। यानी कि इसी में अगर हमसे कहता कि चार्ज कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज जो है इस पे फिक्स्ड कर दिए हैं और बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तब क्या करते, यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहता, लेकिन ये जब हम यू लिख रहे हैं तो ये हाफ सी वी स्क्वायर ना लिखकर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिखते हैं, क्योंकि क्यू यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि हम ऐसा चीज यूज करेंगे जो हमारे लिए आसान हो। इस केस में भी अगर चार्ज फिक्स दिया रहता तो यहाँ हाफ सी वी स्क्वायर ना लिख के हम हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिखते हैं। बात क्लियर है? तो ये सब कुछ टिपिकल टिपिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ऐसे ऐसे ही जो मिसलेनियस होते हैं उन सबको हमको देखना है। फिलहाल बीच बीच में एक थोड़ा सा इजी करते हैं। हमको एक ऐसा दे रखा है कि एक कैपेसिटर है। ठीक है, इसको हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं, इसका पोटेंशियल भी है, और इसमें ऐसे तीन डाइलेक्ट्रिक्स रखे हुए हैं। ये K1 है, ये K2 है, और यहाँ एयर है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि इफ K2 इज ग्रेटर देन K1, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स कर्व, सेकेंड पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व। एक्स कहाँ से लेना है, तो इस पोजीशन से इधर की तरफ एक्स लेना है, यानी कि लेफ्ट प्लेट से एक्स शुरू हो रहा है। बस ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व। जल्दी से बनाओ और बताओ कैसा होगा। हो गया?
हो गया क्या? अच्छा बोलो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? मान लेते हैं कि इस पे जो है सिग्मा चार्ज आया होगा, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज आया होगा। तो ऐसा में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट आया होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो यह आया होगा सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ एयर है तो यहाँ पे आया होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही होता है। अब हमको इसी पे बेस, तो यहाँ दिख रहा है कि इस रीजन में, फर्स्ट रीजन का बात कर रहे हैं, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन इतना है, इस रीजन में इतना कांस्टेंट है और इस रीजन में इतना कांस्टेंट है। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है कि एयर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। K2 K1 से ज्यादा है तो एयर के बाद इसमें होगा, फर्स्ट रीजन में। और सबसे कम होगा ये K2 वाले में, क्योंकि K2 जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर हम बोले कि यहाँ पे ऐसा इस रीजन में होगा, तो इस वाले रीजन में यहाँ ऐसा कुछ होगा और इसमें ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। K2 सबसे ज्यादा है तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतना बात समझ आया? ये चीज हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी कैसा भी मीडियम हम डाल दिए हो, अगर हम देखते हैं पैरेलल प्लेट से तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता है और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहता है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है तो उतने टाइम्स घट जाता है। तो वही चीज हम यूज कर रहे हैं। फिर अगर हम पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, इधर भी है, फिर से हम वही चीज ले रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमको समझ में आए। अब इसका कैसा कर्व जाएगा बताओ? बोलो स्नेहा। बना रहे सर। हाँ, बनाए नहीं है सर अभी। कैसा जाएगा सोच के बोलो। भास्कर, सूरज, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डिस्टेंस पता है, पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं बताओ? V इजकल टू क्या होता है, A इंटू डी। ईडी। कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यही लिखते हैं। यस सर। ठीक है, x के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे दो प्लेट्स हैं। ठीक है, हम इसका पोटेंशियल बोल रहे हैं V1, इसका पोटेंशियल बोल रहे हैं V2। तो हम क्या लिखते हैं, V1 माइनस V2 इजकल टू E इंटू एक्स, ऐसे ही लिखेंगे। x के साथ अगर ये x दूरी हो तो। ठीक है, तो यहाँ V1 जो पोटेंशियल है ये तो यहाँ कनेक्टेड है। अगर हम इसका पोटेंशियल यहाँ 0 मान लें तो यहाँ का पोटेंशियल होगा हमारा V, यानी कि इसका पोटेंशियल हमारा V है। अब यहाँ से घट रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको V माइनस ई एक्स इजकल टू V2। यानी कि किसी भी x दूरी पे अगर हमको पोटेंशियल पता करना है तो ये हो जाएगा V माइनस ई एक्स। ये जो इक्वेशन दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का, और इसका स्लोप जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमको माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्लोप दिख रहा है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, और भी तो इनिशियली भी ही है, यानी कि जो शुरू होगा यहाँ से कहीं शुरू होगा। अगर इसको भी नॉट बोले होते तो भी नॉट होता, और फाइनली जो है जीरो पे जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का है और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में वेरी कर रहा है, यानी कि ये जो कर्व होगा निगेटिव स्लोप तो है, यानी कि ऐसा कुछ लाइन आएगा।
ठीक है, लेकिन हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यहाँ हमको दिख रहा है, तो हर रीजन में इसका स्लोप जो होगा वो अलग अलग होगा। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है एयर वाले यानी थर्ड रीजन में, तो इस रीजन में इसका स्लोप सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसमें सबसे कम होना चाहिए और इसमें मीडियम में होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें ड्रॉ कर लेंगे। वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम बस उसी रेशियो में कि हमारा कुछ दिखे, ये है। ठीक है, निगेटिव स्लोप है तो हम इस एंगल को देख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल है तो इसका जो होना चाहिए वो इससे थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ आएगा, यानी कि ये जो एंगल है अगर इसको हम बोले थीटा 1, इसको बोल रहे हैं थीटा 2, इसको बोल रहे हैं थीटा 3, तो सबसे ज्यादा थीटा 3, फिर आना चाहिए थीटा 1, फिर आना चाहिए थीटा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड के से ही हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि जो स्लोप है निगेटिव में है और ई है, जिसका ई ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है एयर वाले में, तो सबसे ज्यादा स्लोप इसमें, इसके बाद है तो यहाँ पे रहेगा, और सबसे कम इसमें है तो इसका भी स्लोप सबसे कम रहेगा। नेगेटिव है इसलिए तो ऐसा लाइन जाएगा, कर्व जाएगा। हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जानते हैं कैसा जाता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो हमको ऐसे सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी करता है और पोटेंशियल का कर्व हम कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा बुकलेट में क्वेश्चन दे रखा होगा कि ऐसे दो प्लेट्स हैं, इसको हम मान लेते हैं किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट करें हैं या नहीं करें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो क्वेश्चन है उसका बोलता है कि इसको हम दोनों प्लेट्स को, ये एक कंडक्टिंग वायर है, इससे कनेक्ट कर रखे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बताएं। बताओ। कितना होगा? इन्फिनिटी होगा क्या? इन्फिनिटी होगा। सही है, क्यों होगा? सर जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे आएगा फिर नेगेटिव पे उतना ही ट्रांसफर होके जल जाएगा, तो कितना भी चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जो भी चार्ज हम यहाँ देंगे वो सारा चार्ज क्या इधर से ट्रांसफर होकर इधर ही आता जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना चार्ज है इसका, हम लोग कैपेसिटेंस क्या करते हैं कि एक पोटेंशियल वोल्ट बढ़ाने के लिए हम कितना चार्ज इस पे दे पाए, एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। तो हम जितना चार्ज देते जा रहे हैं सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर होते जा रहा है, यानी कि इससे सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हम इन्फिनिटी चार्ज दे सकते हैं, इसलिए इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट। अगर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? ये तो वही बात हो गया कि बाल्टी है और बाल्टी का नीचे जो पेनी होता है ये ओपन है, इधर से जितना पानी डालो इतना उधर से निकल जाएगा। यही ना मतलब हुआ कि बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया, नीचे से वो उसका पेनी ही गायब है, यानी होले बोल सकते हैं। इसमें हम जितना भी पानी पुट करेंगे वो सारा का सारा इधर से निकलता जाएगा, हमको लगेगा ये तो भर ही नहीं रहा है। वही केस यहाँ पे कैपेसिटर के साथ हो रहा है, हम जो भी चार्ज दे रहे हैं वो इधर की तरफ फ्लो कर जा रहा है, लेकिन ये भर ही नहीं रहा है, यानी कि इस पे एनर्जी स्टोर हो ही नहीं रहा है। यानी कि ऐसा अगर बाल्टी से हम नहाने चले जाएं तो पता चलेगा कि साल भर हो गया अभी तक एक मग्गा भी पानी नहीं गिरा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पानी स्टोर नहीं हुआ था, वैसे ही यहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारे ये किसी काम का नहीं, भले ही इसका ऐसी इनफाइनाइट क्यों ना हो। इसमें है कि एक कंडक्टर है टी थिकनेस का, तो इसका सी क्या होगा?
बोलो। जब हम लोग पार्शियली फिल कर रहे थे तो हमारा जो फॉर्मूला होता था क्या होता था? सर बोलो। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी बाई के। ठीक है। कंडक्टर के लिए के का वैल्यू कितना होता है? लिखाए थे। इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इनफाइनाइट पुट कर दें तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 दिख रहा है ये वाला वैल्यू। टी बाई के हमको क्या दिख रहा है? ये 0 दिख रहा है क्या सिर्फ? क्योंकि के का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये हमको दिख जा रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। अगर ध्यान से देखें इस चीज को, अगर हमको ऐसा कैपेसिटर दे रखा होता कि ये जो थिकनेस है इसका डी माइनस टी है, यानी कि दोनों कैपेसिटर्स, दोनों प्लेट्स के बीच का दूरी डी माइनस टी है और एयर भरा हुआ है, तो इसका भी अगर कैपेसिटेंस लिखते तो यही लिखते। बात समझ आ रहा है? यानी कि अगर हम यहाँ कंडक्टर बीच में लगा दिए हैं तो इससे हमको सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है कि जो दूरी है ये किसी काम का नहीं है। यानी कि जो काम इस प्लेट पे हो रहा था, यहाँ इस सरफेस पे हो रहा था, वही काम इस सरफेस पे होगा और हमारा कैपेसिटर सिर्फ इसी बीच में रह जा रहा है। ऐसे भी देखेंगे तो इस प्लेट पे अगर प्लस क्यू चार्ज आया होगा तो यहाँ पे माइनस क्यू, और इस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया होगा। ठीक है। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ से और यहाँ का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। यानी कि ये है ही नहीं, ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है कि ये जो एक पार्ट है इस कैपेसिटर में है ही नहीं, बस उस शोपीस में डला हुआ है, यानी कि वो रहे ना रहे हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए हम लोग इतना पार्ट अगर दिया रहेगा क्वेश्चंस में तो हम इसको कंडक्टर है तो हटा के इतना ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर पूरा में हम कंडक्टर से भर दिए होते तो ये कितना हो जाता? फिर से इनफाइनाइट हो जाता और ऊपर वाला ही केस होता, हमारे किसी काम का नहीं होता। ठीक है। इसलिए हम लोग कैपेसिटर्स के बीच में कोई कंडक्टर्स पुट नहीं करते हैं, डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं। ठीक है। इसके बाद इस टाइप का कभी भी देता है वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारा वेरिएबल है तो केस 1 हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा प्लेट है, ठीक है, इसमें ऐसा डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन के जो बोल रहा है कोई के नॉट या फिर फंक्शन ऑफ के एक्स है। ठीक है। फंक्शन बोल दे रहे हैं, क्या वैल्यू है ये नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। यानी कि ये जो है इधर की तरफ एक्स है, चेंजेस विथ एक्स। हो सकता है एक्स प्लस टू दे दे, 2x माइनस 1 दे दे, कुछ भी फंक्शन दे, हम आर्बिट्री कोई सा भी एक फंक्शन के एक्स बोल रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे हम इसमें इधर की तरफ आएंगे तो ये चेंज होगा। ठीक है। ये दोनों प्लेट्स के बीच का दूरी d दे रखा है, बाकी a एप्सिलॉन नॉट ये सब चीजें यूज करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। तो तरीका क्या होगा हमारा, ये हम मान लेते हैं अपर प्लेट है, ये हमारा लोअर प्लेट है। ठीक है। थोड़ा सा शो करने के लिए इसको इधर की तरफ बना देते हैं। ठीक है। अपर प्लेट हमको ऐसा दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इधर की तरफ हम माने कि ये एक्स डायरेक्शन है और इधर की तरफ एक्स है और इधर की तरफ ये वाई होगी। हम क्या किए कि यहाँ से एक्स दूरी पे गए और एक ऐसा एलिमेंट बना लिए। ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक अंदर में हो गया। इसका थिकनेस हम मान लेते हैं कि ये dx है। ठीक है। तो dx है और हम मान लेते हैं कि जो दे रखा है इसका इधर की तरफ b है और ये जो लेंथ है ये l है, तो एरिया l इंटू बी यूज करना होता है। ठीक है। इधर की तरफ ऐसा प्लेट होगा।
तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर हम डी सी लिखेंगे यानी छोटे एलिमेंट के लिए जो हम कैपेसिटेंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के एक्स होगा, यानी कि के ऑफ एक्स एप्सिलॉन नॉट इसका एरिया। तो एरिया जो हमको लेना होता है, ये प्लेट है तो प्लेट में जितना एरिया ऑक्युपाई किया वही एरिया, यानी कि हम कौन सा एरिया लेंगे, तो ध्यान रहे कि ये वाला हमको एरिया लेना है। तो ये एरिया हमको कितना दिख रहा है, तो बी इंटू डी एक्स दिख रहा है। ठीक है, मेन वही है कि हमको क्या एरिया लेना है, और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो दूरी है, जैसे ऊपर हो गया वैसा नीचे है, इन दोनों के बीच का दूरी ये डी ही रहेगा, तो बीच का दूरी। ठीक है, अब यहाँ कोई भी फंक्शन दे रखा होगा तो हम इसको सी फाइंड करना है, तो हम जान रहे हैं कि ये सारे के सारे आपस में पैरेलल में दिख रहे होंगे, यानी कि इधर से हमारा प्लेट है तो सारा का सारा जो है पैरेलल में है, तो हम इसको डी इंटू सी लिख सकते हैं, सिंस ऑल एलिमेंट्स विल बी इन पैरेलल। ठीक है, और यहाँ से हमको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी जो है वो कॉमन है, और ये इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स आ जाएगा जिस भी फॉर्मेट में रहेगा, और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो 0 से जो भी दिया रहेगा सॉल्व करेंगे हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर हमको ऐसा दिया रहा तो हमको ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट ऐसे लेना पड़ेगा। केस 2, के जो है फंक्शन ऑफ वाई दे सकता है। ठीक है, इस केस में जो है ऐसा ही दे रखा है, लेकिन y में जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तब k वेरी कर रहा है, इसमें क्या था, ये x में जा रहे हैं तब वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें हम बोल रहे हैं कि k वेरीज विथ y, यानी कि हम जैसे जैसे y में चेंज हो रहे हैं तब वेरी कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एलिमेंट कैसा लेंगे, तो फिर से वही चीजें, हमारे ये दो प्लेट्स है, इधर की तरफ एक हो गया, इधर की तरफ एक हो गया, तो हम यहाँ से क्या जाएंगे, मान लेते हैं नीचे से जाओ या ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ से जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, ये वाला एलिमेंट हमारा हो गया। इसका अगर हमको लिखना होगा डीज, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। अगर ये हमारा प्लेट ऐसा होता बाहर की तरफ ऐसा, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक है उसका भी एरिया सेम ही होता है, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं के ऑफ वाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी एरिया रहेगा एरिया सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई इसका थिकनेस जो है वो हमारा डी एक्स डी वाई हो गया। ठीक है, इस बात का यहाँ ध्यान देना है, ये जो थिकनेस है वो कितना हो गया डी वाई, तो यहाँ दोनों का बीच का दूरी जो बदल रहा है वो हो रहा है डी वाई। ठीक है, बात क्लियर है। अब सारे के सारे जो दिखेंगे, यानी कि ऑल एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं आर इन सीरीज। ठीक है, सारे के सारे किस में है, सीरीज में है, तो हमको अगर इक्विवेलेंट पता करना है तो हम लिखेंगे 1 बाई डी का इंटीग्रेशन आएगा, और ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई के वाई, यहाँ से 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाए, कांस्टेंट है बाहर निकाल ली। ठीक है, डायमेंशन दे रखा होगा तो ए को वैसे ही हमको ट्रीट करना है, इसको सॉल्व करना है, के वाई किसी फंक्शन में दिया रहेगा उसको हमको इंटीग्रेशन करने आता है, और यहाँ से ध्यान रहे लास्ट में फिर से रेसिप्रोकल हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 1 बाई सी का वैल्यू मिलेगा। इतना बात में दिक्कत, ठीक है, तो हम इस पे इंटीग्रेशन नहीं कराना चाह रहे हैं, इसलिए बस प्रोसेस बता दिए कि एलिमेंट कैसे लेना है। इसमें ध्यान रहे कि ये जो है एरिया है हमारा और थिकनेस डी रह रहा है, और इस केस में एरिया सेम रह रहा है, थिकनेस चेंज हो रहा है। ठीक है, और y में वेरी कर रहा है, यानी कि ये सीरीज में हो रहा है, और x में वेरी कर रहा है, यानी कि ऐसा सेटअप है उस हिसाब से, तो
पैरेलल हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा प्लेट दे के एक्स बोल दे तो ये बात ध्यान रखना है, ऐसा प्लेट दे दे और बोले एक्स में वेरी कर रहा है तो कौन सा केस हो जाएगा, सेकंड वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसा ओरिएंटेशन लिए हैं उसके हिसाब से एक्स और वाई किए हैं, क्वेश्चन में जैसा देगा उस हिसाब से अपना सोच लेना है कि ये प्लेट के पैरेलली, जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि प्लेट के पैरेलल जा रहे हैं तब वेरी कर रहा है, और इसमें प्लेट से परपेंडिकुलर जा रहे हैं तब वेरी कर रहा है पहला केस में, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग को इसमें पढ़ना होता है, खैर। और टाइम बचा हुआ है तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी तक किसी भी चीज में कोई दिक्कत है तो उसको पूछ सकते हो, बोलो। किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन था, कोई ग्रुप में पूछा था, एक मिनट, कहाँ कर रहे हैं, हाँ ये तो इजी है, इसको करो। अब बस थोड़ा एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इजी इजी क्वेश्चन से हैं, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, सी ए भी निकालना है। ये हो गया 23 माइक्रोफेरेड, ये है 12 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो। हो गया क्या? कोई भी? बोलो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, कितना टाइम लग रहा है। ये दोनों देखो आपस में पैरेलल दिख रहा है क्या? ये दोनों पॉइंट्स सेम है, ये दोनों पॉइंट्स सेम है, तो दोनों आपस में पैरेलल, तो ये मिलके हो जाएगा 35 माइक्रोफेरेड। वैसे ही यहाँ देखो तो ये दोनों पॉइंट्स सेम है, ये दोनों पॉइंट्स सेम है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल, और इसका मिलके हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। ये हमको ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से ऐसा 13 फेरेड, यहाँ पे 35 माइक्रोफेरेड, ये 7 माइक्रोफेरेड, और ये 2, और ये 10। इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर है। वी टेस्ट ऑन ब्रिज हो रहा है क्योंकि 35/10 = 7/2 होगा।
2 5 जा ये 7 5 जा, दोनों बराबर हो रहा है, तो वी टेस्ट ऑन ब्रीज है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हटा सकते हैं, तो हमको अब मिल गया ऐसा सिस्टम। ऊपर दोनों को सॉल्व करेंगे, नीचे दोनों को सॉल्व करेंगे, तो नीचे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 2/12 यानी 20/12 यानी बोल सकते हैं 10/6 माइक्रोफेरेड। ऊपर देखो तो 35 इंटू 7/42 यानी 35 माइक्रोफेरेड बाई 6 आ जा रहा है। तो सी ए बी अगर हो जाएगा, दोनों पैरेलल में जोड़ दो तो 41/6 माइक्रो। कैलकुलेशन चेक कर लेना। 35 इंटू 7/42 6, ठीक है, नहीं यहाँ पे गलती, 35 प्लस 10 45 आएगा। ठीक है, बस यही करना है, नहीं यहाँ पे डिसाइड करना है कि सीरीज में है या फिर पैरेलल में। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे मॉड्यूल में, तो उसको सॉल्व करना है और बाकी मॉड्यूल को ख़त्म करो। और इस चैप्टर में जहाँ कहीं किसी को भी कोई पीछे का कोई दिक्कत है तो डाउट क्लास लेके कैसे भी करके उसको ख़त्म करो। ठीक है, पीछे जो भी चैप्टर्स हुए हैं उसमें जो भी दिक्कत रह गया है उसको ख़त्म करो, जो भी डाउट रह गया है उसको ख़त्म करो। ठीक है, डाउट के साथ नहीं जीना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अर्णव, Yes, sir. क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है, हाँ, बना रहे हो? अब अभी तो मॉड्यूल नहीं बनाया। ठीक है, कहीं से भी पढ़ाई करो, बनाओ, सॉल्व करना ज़रूरी है। मेन है कि हम पढ़ रहे हैं, सीखना ज़रूरी है। ठीक है, आ, और टेस्ट वेस्ट दिए हो? हाँ, टेस्ट में शायद 2 क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, एक तो टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला जो था उसमें -F × I + J आएगा, और एक कोई क्वेश्चन था जिसमें के का वैल्यू पूछा था, आंसर 2.4 होगा, 2 दे रखा है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो बाकी सारे जो भी हैं, जो भी चीज़ें बच गई हैं उनको सॉल्व करो, और जहाँ कहीं भी कैपेसिटर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीज़ें में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है उसको ख़त्म करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग करंट इलेक्ट्रिक शुरू करेंगे, तो जो भी पीछे का रह गया है टॉपिक उसका डाउट आगे कैरी मत करो। ठीक है, यानी कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पीछे का ख़त्म होते जाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज रहने देते हैं, एंड कर रहे हैं मीटिंग।